हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। सीटेट का जो पेपर होने वाला है 7 जुलाई को, उसके लिए हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें। और ये दिसंबर 2021 का पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है और भी सभी सब्जेक्ट की करवाई जाती है। तो चलिए इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, चौथा है माध्यमिक बाल्यावस्था। तो इसमें पूछा गया है हार्मोन संबंधी परिवर्तन तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देता है। तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, किशोरावस्था सही हो जाएगा। ठीक है। किशोरावस्था की और भी बहुत सारे विशेषताएं हैं, जैसे जैविक वृद्धि का जो विकास होता है, जैसे इसमें हार्मोन पर संबंधी परिवर्तन बताया गया है। एक अपरिभाषित स्थिति होती है, आंधी तूफान जिसे कहते हैं, और अनिर्णय की स्थिति होती है, दबाव में वृद्धि होती है, और स्वयं की पहचान के लिए, जैसे यहाँ पर बताया गया, स्वयं की पहचान के लिए वो उत्सुक रहते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। इसमें क्या पूछा है, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान ही होती है, इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करती। भाषा विकास ऐसा तो है नहीं है, शैशवावस्था तक ही होती है, फिर उसके बाद नहीं होगी। भाषा विकास होती रहती है हमेशा, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता रहता है और कोई भी भाषा सीख सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है, प्रारंभिक वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। दीर्घकालिक प्रभाव होता है, प्रारंभिक वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालीन प्रभाव नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दीर्घकालीन प्रभाव होता है। ठीक है। तो नकारात्मक प्रभाव, जो नकारात्मक वातावरण होता है उसका प्रभाव बहुत होता है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों इसमें गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4। शैशवावस्था के अधिक प्रतिकूल अनुभव भाषाई अर्जन संबंधी समस्याओं को जन्म देती। शैशवावस्था में अधिक भाषाई संबंधी प्रतिकूल अनुभव का कारण स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं, जो कि इसमें बताया गया है कि वातावरण प्रभाव नहीं होगा, तो ये नकारात्मक प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। पहला, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती, बिल्कुल सही बात है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं सीखते हैं। दूसरा है, संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। केवल आनुवंशिकता नहीं, पूर्णतः नहीं होगा, आनुवंशिक द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूर्णतः दिया है तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट भी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। तीसरा दिया है, पूर्वानुमेय पैटर्न का अनुसरण करता है, पूर्वानुमेय पैटर्न का अनुसरण करता है। ठीक है। चौथा दिया है, विकास के सभी अनुच्छेद परस्पर संबंधित हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सेकंड को छोड़कर बाकी सभी सही हैं। सेकंड को छोड़ दिए, ये अगर सेकंड को हम देखते हैं तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों के साथ और बीजगणितीय कथन करते हैं प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोर डैश कार्य करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों के साथ बीजगणितीय कथन करते हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अमूर्त चिंतन हो जाएगा। अमूर्त चिंतन में जटिल अवधारणाओं को समझने व सोचने की क्षमता शामिल होती है और यह वास्तविक मूर्त अनुभवों, वस्तुओं, लोगों द्वारा स्थितियों से बंधी नहीं रहती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार इसमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलीकरण।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की एवं जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या था? पहला है बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ रचनात्मक, ठीक है। दूसरा है बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखना। चौथा है भाषा और विचार के बीच संबंध। तीसरा है भाषा और विचार के बीच संबंध। चौथा है सीखने की प्रक्रिया समझ सरल जटिल है। तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में जो मुख्य भेद था तो वो यही था, भाषा तथा विचार के बीच संबंध में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा फिर उसके बाद विचार आता है, लेकिन जीन पियाजे इसका उल्टा कहते हैं, पहले विचार आता है फिर उसके बाद भाषा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों को भरना है, विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना था। गलत है, ये तथ्य याद कराना जहाँ भी नेगेटिव वर्ड है इसे काट देना है। नेक्स्ट है बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं, ठीक है। तीसरा है अधिगम रचनात्मक और साथ ही सहयोगात्मक। लेव वाइगोत्स्की की बात जहाँ आए वो सहयोगात्मक की बात करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक की बात करते हैं, तो जहाँ भी दिखे उसे सही कर देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत विचार के इर्द गिर्द ही घूमता है कि सीखने के लिए सामाजिक संपर्क केंद्रीय विषय, सामाजिक संपर्क जहाँ भी है उसे सही कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? पहला, वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते। दूसरा है वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं। तीसरा है उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया। तो हिंज की जो कहानी हो तो आपको पता ही होगा, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में यही सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला, उपदेशक होना चाहिए, वह सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए, कक्षा को नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कक्षा के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, केवल बाह्य उत्प्रेरणा केवल इसमें दिया है ना, गलत हो जाएगा। चौथा, छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें से हो जाएगा सेकंड और फोर्थ जो हो जाएगा सही हो जाएगा, सेकंड फोर्थ राइट आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन की सूचना इस तरीके से करना चाहिए कि वह स्पष्ट करे जो विद्यार्थी नहीं कर सकता। दूसरा है दूसरों की तुलना में विद्यार्थी के प्रदर्शन को स्पष्ट करें। तीसरा, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है विस्तृत विवरण दें। चौथा है उपयुक्त उपनाम जैसे मध्य बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी का उल्लेख करें। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका ब्यौरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्रक को क्या दर्शाना चाहिए? पहला, विद्यार्थियों प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों को तुलना, गलत है, तुलना नहीं है। दूसरा, विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? तो ये जेंडर रूढ़िवादिता का है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्टीरियोटाइप का है, जेंडर पक्षपात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? पहला, उनकी प्रत्यस्मरण की योग्यता परीक्षण, प्रत्यस्मरण की योग्यता होगा तो तुरंत गलत हो जाएगा। दूसरा है उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण करके, ठीक है। तीसरा है उनकी नकल करने की गति, ये गलत हो जाएगा। चौथा है उनकी वर्तनी की परिशुद्धता की गणना, नहीं, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? देखते हैं। पहला, अनुक्रिया उद्दीपन संबंध,
तो करता है। दूसरा स्कैप फोल्डिंग, ये भी करता है। तीसरा है भाषा। अच्छा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है, लेव वाइगोत्स्की नहीं करता है, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया सबसे पहले होगा, भाषा भी है, स्कैप फोल्डिंग भी है, अनुक्रिया उद्दीपन जो है संबंध, ये नहीं होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बताया जा सकता है। अच्छा, इसमें क्या पूछा है, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांत जैसे हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछा है। मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बताया गया है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती है, ठीक है। तीसरा है, बुद्धि अनुवांशिक व पर्यावरणीय कारकों की जटिल परस्पर क्रिया, बिल्कुल सही बात है। चौथा, प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा सटीक रूप से बताया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है। पहला है, उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन, उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन नहीं, ये तो नेगेटिव हो जाएगा ट्यूशन। दूसरा है, उपयुक्त स्कैप फोल्डिंग देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। पहला, विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों का अलगाव। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट जरूरतें वाले जहाँ भी दिखे उसे गलत कर देना, विशिष्ट यहाँ भी है, विशिष्ट यहाँ भी है, तो ये गलत हो जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को समान स्कूल शिक्षा पाने का हक होना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है। पहला है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन, ठीक है। दूसरा है, विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण। तीसरा है, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। चौथा, विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या मांग करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए, क्षमताओं का पृथक्करण नहीं होना चाहिए, मानक जहाँ भी दिखे उसे गलत कर देना है, और यहाँ पर केवल व्यवसाय के लिए शिक्षा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट को देखते हैं, पठन वैफल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है। पहला, शब्दों की पहचान। पहला, शब्दों की पहचान, संकेतन और वर्तनी तीनों में संघर्ष। पठन वैफल्य पूछा है, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ध्यान केंद्रित कर पाना, ये तो ADHD वाला होता है, और मौलिकता प्रवाह ये भी नहीं होगा। मांसपेशियों में संचालन, ये तो गति पेशी से होता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है। कौन सा अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं। पहला, निरंतर प्रवणता अभिमुखीकरण, ठीक है। दूसरा, समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता। तीसरा, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान, बौद्धिक जिज्ञासा। तो प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में पूछा तो बौद्धिक जिज्ञासा तो होना ही चाहिए, बौद्धिक जिज्ञासा होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान भी होता है इनमें, और निरंतर प्रवणता अभिमुखीकरण भी होता है। दूसरा, समकक्षियों तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल परिपक्वता, तो ये शायद गलत हो जाएगा, नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सेकंड हो जाएगा। जरूरी नहीं कि समकक्षियों तुलना में उच्चतर शिक्षा कौशल परिपक्वता हो, तो राइट आंसर ऑप्शन में सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को, पहला है, शिक्षक को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का पुनर्निर्माण करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, ऐसी भ्रांतियां पालने के लिए विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, गलत है। तीसरा, स्पष्ट रूप से भ्रांतियों की ओर संकेत करना चाहिए याद करने के लिए, याद करने में भी निगेटिव हो गया। चौथा है, विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से तुच्छ, बौद्धिक रूप से तो लेबलिंग जो भी हो वो सब निगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ता में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है। सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने को कहती है। यहाँ पर क्या पूछा गया? अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती, सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूह में चर्चा करने को कहती है। ठीक है। दूसरा है, मिडिल ग्रेड्स वाली पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती हैं। तो इसमें से पहला तो सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मिडिल ग्रेड्स वाली, इसमें ज्ञान का बताया है, मिडिल ग्रेड्स वाली पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत होती हैं। जरूरी नहीं है कि केवल पाठ्य पुस्तक ही ज्ञान का एक स्रोत हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिडिल स्कूल के शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, विद्यार्थी की त्रुटियां उसे उसकी असफलता हेतु बताना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थी की त्रुटियां पूरी कक्षा को बतानी चाहिए, उसे अपमानित करने के लिए नहीं। तीसरा है, विद्यार्थी को अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए, वो अपनी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम कर सकें। बिल्कुल सही बात। चौथा, विद्यार्थी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है। बच्चों को उनकी गलतियों से सीखने हेतु अवसर देना चाहिए, जिससे कि उनमें आत्मविश्वास, सक्षम और खुश और सफल वयस्क बनने के लिए तैयार हों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या अधिगम को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धा को अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए? तो हाँ, करना चाहिए। पहला, हाँ, इसमें समकक्षों प्रदर्शन की तुलना करने के लिए नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है, क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। हाँ, इससे विद्यार्थियों को दूसरों से बेहतर करने को बढ़ावा मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है? तो किसमें पड़ती है? पहला, प्रयोग के चरणों का विवरण। दूसरा, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन। तीसरा, गणितीय संक्रिया की नियत प्रणाली का दोहराव। चौथा, पाठ्य पुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं पर परिभाषाओं का स्मरण। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन। ठीक है। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स सीखने एवं समस्या समाधान से संबंधित अपनी विचार प्रक्रिया व्यवस्थित व मूल्यांकन करना है। मेटाकॉग्निटिव स्किल जो परिभाषित करने का एक और तरीका है कि आप जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उसके बारे में भी आपकी आत्म जागरूकता और किसी विशेष विषय के बारे में ज्ञान को याद रखने के बजाय उन्हें कैसे करते हैं, कैसे काम करता है, यह भी अधिसंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निटिव है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? पहला, प्रश्न पूछने को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, नेगेटिव हो गया। दूसरा, सादृश्यों के इस्तेमाल को निषेधित करके नहीं। तीसरा, चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवाकर नहीं। चौथा, विद्यार्थियों को समस्या समाधान तरीकों को प्रोत्साहित करके किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनात्मक रूपरेखा वाली कक्षा निर्माण में पहला, बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षिका पढ़ाती है, निष्क्रिय रूप से नहीं सुनते हैं। दूसरा है, संसाधन केवल दिखावे के लिए ही होते नहीं। तीसरा है, बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। सामाजिक रचनात्मक रूपरेखा वाली कक्षा निर्माण में बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? पहला, शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। ठीक है। दूसरा है, बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा संस्कृति जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल हो, बेहद स्पर्धात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा है, ऐसे वातावरण जिसमें प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डर व संबंधी नेगेटिव हो गया।
चौथा है समस्या समाधान के हर चरण भौतिक पुरस्कार भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? गर्व तो नहीं बढ़ाएगा, आनंद भी बढ़ाएगा, उम्मीद भी बढ़ाएगा, बोरियत जो है ये सही हो जाएगा, ये नेगेटिव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें अनदेखा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, अनदेखा जो करेंगे वो नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है कक्षा छोड़ देंगे? कक्षा छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। तीसरा है उन्हें ध्यान न देने के लिए दंडित भी नहीं करेंगे। चौथा है अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे? बिल्कुल सही बात है, अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे, वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।